फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। मैं पहले ही बता दूँ, आज की क्लास उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, जो चाहते हैं इंग्लिश शुरू से सीखना। जैसे बोलते हैं ना लोग, इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती, आज वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम। जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बेसिक क्लास है, इंग्लिश बेसिक नॉलेज। तो इसकी बेसिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके आज के वीडियो से दूर होने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। आज का ये पार्ट 1 है, आज का वीडियो ये पार्ट 1 है और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आगे कई पार्ट्स में से इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन वगैरह। लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल ही बेसिक यानी 0 से शुरू करेंगे। इंग्लिश का सबसे मुख्य चीज़ क्या है? ABCD। तो हम ABCD से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला। जैसे हिंदी में आपको हिंदी लैंग्वेज सीखनी होती है तो आप पहले का से ज्ञ तक सीखते हैं, मात्राएं सीखते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट्स हम उसे कहते हैं A से Z तक का। जब पूरा एक वो होता है तब हम उसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अगर सिंगल सिंगल देख लें ABC तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं, इन्हें लेटर्स कहा जाता है। अगर हम A से Z तक की पूरे की बात कर रहे हैं तो उसे अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश की वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर A की बात कर रहे हैं, B की बात कर रहे हैं या C की, इस प्रकार अगर सिंगल उसकी लेटर्स की बात कर रहे हैं तो उसे हम लेटर्स कहते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए आपको एक बार बता ही देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कोई जेड को जी भी बोलता है। तो इस पूरे चार्ट को A to Z के चार्ट को हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला कहते हैं। लेकिन A, B इस तरह से अगर सिंगल सिंगल बात कर रहे हैं तो उसको हम लेटर कहते हैं। तो इतना जान गए हम। 26 लेटर्स के बारे में हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा 26 लेटर्स। 26 लेटर्स जो होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? कंसोनेंट्स। सेकेंड पार्ट कौन सा है? वोवेल्स यानी कि कंसोनेंट्स व्यंजन, वोवेल्स स्वर। कंसोनेंट्स व्यंजन, जैसे हिंदी में होता है का से ज्ञ तक, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। और वोवेल्स जो हिंदी में मात्राएं होती हैं स्वर, उन्हीं को इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। तो चलो देख लेते हैं 26 लेटर्स में से कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से वोवेल्स हैं। तो यहाँ पे A, मैंने इसको रेड इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वोवेल्स में आता है यानी कि स्वर में। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ ये जो 21 लेटर्स आते हैं ये कंसोनेंट्स में आते हैं यानी कि व्यंजन, इन्हें व्यंजन कहते हैं। और बचे हुए 5 लेटर्स AEIOU, ये जो 5 लेटर्स होते हैं ये वोवेल्स यानी कि स्वर कहे जाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं लेटर्स का यूज क्या होता है वर्ड्स का और सेंटेंस का। तो इस तरह से हमने देखा जो अल्फ़ाबेट्स का पूरा चार्ट होता है एक, उसमें से जो 21 लेटर्स हैं वो कंसोनेंट्स हैं और जो 5 लेटर्स हैं वो वोवेल्स यानी कि स्वर हैं। जैसे हिंदी में व्यंजन क्या होते हैं? का, खा, गा, घा, और स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई। वैसे ही इंग्लिश में 21 लेटर्स ये जो हुए उनको हम व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स बोलते हैं। और AEIOU ये जो 5 लेटर्स होते हैं ये वोवेल्स यानी कि स्वर में होते हैं। तो इतना हमने देख लिया और समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं लेटर्स क्या हैं, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। लेटर यानी कि जो अक्षर होते हैं, एक सिंगल जो अक्षर होता है उसको हम अक्षर यानी कि लेटर बोलते हैं।
जैसे मैंने यहाँ बताया था ABCD, ये सिंगल अगर आते हैं तो इनको हम अक्षर बोलते हैं, लेकिन यही अगर वर्ड्स यानी कि एक साथ आते हैं और कोई शब्द बनाते हैं तो उसको हम शब्द बोलते हैं, सेंटेंस। और यही शब्द, कई सारे शब्द मिलकर के एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य बनाते हैं। तो लेटर्स हम देख लेते हैं, जैसे RAM है, हिंदी में जैसे हम समझ लेते हैं, हिंदी में का, म, ला, ये अलग अलग लिखा अगर हमने तो ये अक्षर हैं। सेम इंग्लिश में भी RAM, अगर ये ऐसे लिखे हुए हैं तो ये अक्षर हैं। अगर एक साथ इसको लिख देते हैं और मिला के पढ़ते हैं तो ये एक शब्द बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, जैसे RAM, राम। हिंदी में देख लेते हैं, इसको मिलाकर हमने, अक्षर को मिलाकर हमने पढ़ा कमल, तो ये क्या बन गया, एक शब्द, कमल, राम। इसी तरह इधर देख लेते हैं, राम इज अ बॉय, ये एक एक अक्षर मिलकर एक एक शब्द बना है, और एक एक शब्द मिलकर, कई सारे शब्द मिलकर के एक सेंटेंस बनाए हैं, यानी कि एक वाक्य बनाए हैं। जैसे हिंदी में भी देख लेते हैं, कमल एक फूल है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो इस तरह से लेटर यानी कि सिंगल सिंगल जब कोई अक्षर होता है, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, जो भी सिंगल होता है तो वो अक्षर कहे जाते हैं। जब वो एक साथ मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो वर्ड्स यानी कि शब्द बन जाते हैं, और वही कई सारे शब्द मिलकर एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा, RAM, राम, राम इज अ बॉय, तो ये अक्षर हैं, ये शब्द है, और ये एक सेंटेंस है। हिंदी में भी हमने समझ लिया और इंग्लिश में भी हमने समझ लिया। तो चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हम ये देख लेते हैं बेसिक चार्ट। बेसिक चार्ट यानी कि इंग्लिश में बेसिक तौर पर, शुरुआती तौर पर हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक। तो चलो, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिक जानकारी हमें क्या होनी चाहिए, जैसे I, you, they, we, he, she, it, नेम, ये जो आते हैं इन्हें हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। अब हिंदी में आपको बता देती हूँ, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो इसमें मैं क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता। तो मैं जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैं के लिए I का यूज करते हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट की जानकारी होनी, जैसे यू, तुम घर जाते हो, तो तुम घर जाते हो में तुम हो गया हमारा सब्जेक्ट। वे घूमने जाते हैं, तो वे के लिए हम दे का यूज करते हैं, तो वे जो हैं वो हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। वी, हम खेलते हैं, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट, हम खेलते हैं यानी कि कार्य को करने वाले हम हैं, इसलिए जो हम होगा वो हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा। ही, वह घर जाता है, तो कौन घर जाता है, वह घर जाता है, तो वह जो है, वह के लिए ही का यूज करते हैं, ही और सी दोनों का यूज करते हैं। ही बॉयज के लिए, सी गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, वह। ही, सी, इट, ये वह के लिए यूज करते हैं, और वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता। नेम, किसी का नाम, जैसे राधा गाना गाती है, तो गाना कौन गाता है, राधा, तो जो राधा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जैसे I, you, they, we, he, she, it, नेम, किसी का भी नेम, ये हमारे सब्जेक्ट यानी कि कार्य को करने वाले कर्ता हो गए। तो हमें इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि हम सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यानी कि कार्य को करने में जो सहायता करता है, हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, हैव, हैज और भी कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इनका यूज हम जब कोई भी कार्य कहते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज होता है। तो जैसे राम घर जाता है, तो राम के बाद जो इज यूज होगा, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसके साथ जब इज यूज होगा तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि सहायक क्रिया होगी।
काम करने में जो सहायता करता है। अब इतना हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब की इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ जान लेते हैं कि वर्ब हम कहते किसे हैं, काम को, जो काम हम कर रहे थे। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, खाती हूँ। तो ये जो खाती हूँ है ये हमारा वर्ब है, यानी कि क्रिया है, काम है। मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो जो खाने की क्रिया हो रही है उसको वर्ब कहते हैं। और ये जो खाना जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने समझा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है और वर्ब क्या होती है, यानी कि कर्ता, सहायक क्रिया और क्रिया, यानी कि जो काम होता है वो होता क्या है। तो यहाँ से हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। तो चलो देखिए, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के जो भी सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, ये जो भी होता है ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में आई के साथ एम और हैव का यूज करते हैं, यू के साथ आर, हैव का यूज करते हैं, वी के साथ भी हम आर और हैव का ही यूज करते हैं, दे के साथ भी हम आर और हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर सेंटेंस के साथ, यानी कि जो सिंगल सेंटेंस होता है, जो कर्ता हमारा सिंगल होता है, उसके साथ हम इज का यूज करते हैं, ही, सी, इट के साथ इज और हैज का यूज करते हैं। और किसी का नाम हुआ और वो पर्सन सिंगल है तो उसके साथ भी इज और हैज का यूज किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, था, थी, थे, मैं वहाँ पे घूमने गया था, मैंने खाना खाया था। तो इस तरह के जो काम हो चुका है उसको हम भूतकाल में यानी कि पास्ट में यूज करते हैं। तो पास्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं देख लेते हैं, वाज, हैड। आई के साथ हम वाज और हैड का यूज करते हैं, यू के साथ वर और हैड का यूज करते हैं, वी के साथ भी हम वर और हैड का यूज करते हैं, दे के साथ भी हम वर और हैड का यूज करते हैं, ही, सी, इट और नेम। सिंगुलर जो भी होता है, सिंगल सेंटेंस जो भी होता है सब्जेक्ट हमारा, उसके साथ वाज और हैड का यूज करते हैं। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, आगे जो भी होगा, गा, गी, गे के जो भी सेंटेंस आते हैं या जो भी आगे कार्य होगा उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम फ्यूचर टेंस में आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ विल का यूज करते हैं। हालांकि ही, सी, इट और नेम जो भी सिंगुलर है उसके साथ हम सेल का भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम विल का यूज हर एक सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, बेसिक इंग्लिश नॉलेज। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश सीखने की शुरुआत 0 से की है। तो आज हमने बेसिक सीखा, यानी कि बिल्कुल 0 से शुरुआत की है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड पार्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।